तो आज है SHM5 है ना। तो अपन ने क्या देख लिया था, पोटेंशियल एनर्जी निकालना सीख लिया था, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती थी अपनी P, वो होती थी 1/2 के एक्स स्क्वायर। अब पोटेंशियल एनर्जी विद टाइम कैसे लिखें, यानी समय के साथ कैसे लिखें, PE विद टाइम। देखो अपन जानते हैं x बराबर होता है a sin ओमेगा t, जब कलांतर नहीं हो मतलब फाई 0 हो तब, है ना। तो P हो जाएगा 1/2 के और इसका पूरे का स्क्वायर यानी a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t, है ना। ये हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी विद टाइम। क्या हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी विद टाइम। और देखो ये क्या होती है, तो अब मेरी बात समझो, ये पोटेंशियल एनर्जी विद टाइम है, यानी यू जो पोटेंशियल एनर्जी है वो समानुपाती आ रही है साइन स्क्वायर ओमेगा टी के, यानी साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लिख सकते हैं अपन साइन स्क्वायर थीटा के। मतलब जो इसका ग्राफ बनता है वो साइन स्क्वायर थीटा वाला बनता है। जब भी साइन और कॉस का स्क्वायर हो जाता है, साइन और कॉस का जो स्क्वायर हो जाता है, तो उसमें फलन नीचे नहीं जाते हैं, ऊपर ही जाते हैं। और तुम्हें पता है साइन का फलन 0 से स्टार्ट होता है, तो इसका फलन ऐसे बनेगा, ऐसे जाएगा ग्राफ। अब टाइम, है ना, और ये समय है ना, और ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी है भाई, इसको यू भी लिख सकते हैं अपन, है ना। तो देखो शुरुआत में यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो T/4 आ जाएगा, फिर T/2, फिर 3T/2, फिर लास्ट T, और ये आएगा T/2, ये T/4 और ये 3T/4, है ना। ऐसे आ जाएगा, है ना। वो उसमें मैंने थोड़ा गलत लिख रखा है, उनको ध्यान मत देना, ये सही है। हाफ पे आके हाँ देखो SHM की जो वेव होती है वो ऐसे पूरी होती है, ये T/4, T/2, 3T/4 और ये T SHM। अब इसे ऊपर ले आएंगे तो सिर्फ 2 में ही तो वेव पूरी होगी, इन 2 खानों में। समझ आई बात है, चलो ठीक है। अब देखो SHM की समीकरण आ गई, पोटेंशियल एनर्जी विद टाइम आ गया। अगर इसमें कहा जाए कि पोटेंशियल एनर्जी विद टाइम क्या है, PE विद टाइम है 1/2 के a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्या है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब देखो अब थोड़ा सा देखो भाई, थोड़ा सा देखो कि भाई देखो अपन ने वेग देखा, अपन ने सबसे पहले देखो इनको छोड़ो, है ना। अभी अपन देखते हैं यहाँ अपन टी की वैल्यू कुछ भी रख के पुट कर सकते हैं। जैसे अपन निकाल सकते हैं टी की वैल्यू, टी बराबर T/4 पर पोटेंशियल एनर्जी 3T/4 पर, यहाँ अपन को ये इसकी जगह ये रखना है और ओमेगा 2π/T रखना है, आ जाएगा। जैसे इसका निकाल लेते हैं इसका, यानी 3T/4 पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो देखो P 1/2 के a स्क्वायर और साइन स्क्वायर, अब ओमेगा की जगह रख दो 2π/T, और इस समय कितना है 3T/4, है ना। तो कितना है 3T/4, ठीक है। अब देखो T से तो T गया, 4 से ये गया 2 बार, तो ये आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी विद 1/2 के a स्क्वायर साइन स्क्वायर, और कितना रहा भाई 3π/2। अब 3π/2 कितना होता है, कितना एंगल होता है, देखो 3π/2 = 180/π, है ना। तो ये पाई से गया, ये हो गया कितना 90, 9 दूनी 18, 9 30 27 होता है। कितना होता है भाई 27, 270 डिग्री का कोण बनेगा, 270 डिग्री का कोण। अब देखो अपने पास क्या है, साइन 270 है, कितना है भाई साइन 270, तो इसको अपन कैसे लिखते हैं, साइन 90 प्लस 9 दूनी 18 होता है भाई, ये तो ये 180, साइन 180 प्लस कितना है 90, 180 प्लस 90 है ना।
तो साइन 180 प्लस 90 का कौन बन रहा है? ये लगभग कितने का बन रहा है? साइन 180 प्लस 90 का। तो देखो साइन 180, यानी देखो साइन 180 की वैल्यू होती है माइनस साइन थीटा, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है भाई? साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? ये तो तुम्हें ये है ना, अब खुद करना है, खुद सर ने ना अपन को लिखा रखे हैं, मतलब साइन 180 प्लस 90, ये वाल की इसकी वैल्यू निकाल के दिखाना मुझे तुम, है ना, जिससे तुम्हें पता लग जाएगा, है ना। फिर इसकी वैल्यू को अपन यहाँ पुट करेंगे, फिर उसकी वैल्यू जो आएगी, कोई भी एक्स वैल्यू है उसका स्क्वायर करना होगा, और फिर उसे 1/2 के ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब कोई भी पी वैल्यू आ गई, पी वैल्यू का स्क्वायर करो और इसके तो अपन को पी आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो अब देखो अपन क्या करते हैं भाई। अब देखो अपन ने सबसे पहले एक्स देखा था विस्थापन, SHM का विस्थापन आया था ए साइन ओमेगा टी, है ना, आया था। तो उसका ग्राफ कैसा बन रहा था? साइन का वेव बन रहा था ऐसा। ठीक है, अपने पास फिर आया था वेग आया था dx/dt, इसका ग्राफ यानी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये इसका ग्राफ ओमेगा वाला बन रहा था, यानी ओमेगा ऐसा, ऐसी वेव थी इसकी, है ना, ऐसी। ठीक है, अपने पास फिर आया ए की वैल्यू क्या थी भाई इसमें? ए होता है dv/dt, है ना। देखो ये था ए ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका ग्राफ कैसे बन रहा था भाई? साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, साइन स्क्वायर नहीं, साइन ओमेगा टी था, स्क्वायर में नहीं था, है ना। इसका ग्राफ साइन की तरह ही चल रहा था ऐसे, है ना। अब देखो इन तीनों ग्राफों में वेग, विस्थापन और समय, यानी विस्थापन, वेग और त्वरण, इन सब का ग्राफ में एक ही आवृत्ति थी, एक ही फ्रीक्वेंसी थी। कैसे कि एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक ही फ्रीक्वेंसी चल रही थी, एक ही फ्रीक्वेंसी चल रही थी। क्या चल रही थी भाई? एक ही फ्रीक्वेंसी चल रही थी इसमें, है ना। लेकिन थोड़ा सा समझो, जब भी अपन ने यू निकाला, अपना पी निकाली, तो वो समानुपाती है साइन स्क्वायर ओमेगा टी के, किसके? साइन स्क्वायर ओमेगा टी के। मतलब उसका ग्राफ आया ऐसा। इस ग्राफ से क्या समझ आ रहा है? इस ग्राफ से क्या समझ आ रहा है? देखो अपन को जो आवर्तकाल है, देखो इसका आवर्तकाल, देखो इस ग्राफ को ही देख लो, ये साइन की वेव है, ये यहाँ से शुरू हुई, यहाँ से इसे वापस इसी जगह पे आने में कितना टाइम लग गया? पूरा टी समय लग गया। ये t/2 था और t/4, ये t/2 और ये 3t/4 और ये t, है ना। मतलब इस पॉइंट से इसका आवर्तकाल क्या होता है? एक पूर्ण चक्कर करने में लगा समय। अब इस वेव ने पूरा अपना एक चक्कर करने में कितना लगाया? टी समय। इस वेव को यहाँ से स्टार्ट होती है कॉस की वेव, तो इस कॉस की वेव ने पूर्ण चक्कर करने में लगाया समय कितना? टी। कितना लगाया? टी। लेकिन इस साइन स्क्वायर की वेव देखो, इसको अपना पूर्ण चक्कर करने में, मतलब उसी जगह पे वापस आने में कितना समय लग रहा है? इधर तो इसका t/4 होता है और इधर t/2, मतलब इसका पोटेंशियल एनर्जी का जो आवर्तकाल है वो घट गया। आवर्तकाल क्या हो गया? t/2 रह गया। कारण आवर्तकाल वह होता है जो मतलब एक चक्कर पूरा करने में, इसने अपनी वेव ने अपना एक चक्कर t/2 में ही पूरा कर लिया, फिर अगला चक्कर उसने t/2 में पूरा किया है। मतलब जब इसकी आवृत्ति घट गई, वो आवर्तकाल घट गया, तो देखो इसकी वैल्यू तो फिक्स है, मतलब देखो थीटा तो फिक्स है, यानी साइन स्क्वायर थीटा है, जो थीटा तो फिक्स रहेगा, ओमेगा टी का मल्टीप्लाई ही, है ना। अब पहले इनमें ओमेगा टी था, इनमें जो थीटा था वो ओमेगा टी था,
इनमें भी ओमेगा टी था, लेकिन यहाँ जब आवर्तकाल पीई का आवर्तकाल घट गया, पीई का आवर्तकाल घट गया, तो अब देखो थीटा की वैल्यू को उतना ही रखने के लिए, उतना क्यों रखना है भाई? एक बात बताओ, अपन स्थिति ऊर्जा निकालेंगे किसकी? एसएचएम कर रहे कण की। मान लो ये कण है जो अपनी ये मीन पोजीशन से इधर गया और इधर गया, ठीक है। अपन इस कण का क्या निकालेंगे भाई? थीटा निकालेंगे। मान लो एक पेंडुलम है, ये पेंडुलम इधर से इधर गया और इधर गया, तीन स्थितियां हो गई, इधर ऐसे ऐसे घूम रहा है। अब इसका इधर गया तो इसका विस्थापन निकला x, फिर ये गया, किस वेग से गया वो वेग निकला, फिर वापस गया और फिर जो जिस त्वरण से गया वो उसका त्वरण निकला, निकला कि नहीं निकला? एंगुलर भैया इस विस्थापन का निकला। अब इसी का तो विस्थापन वेग, वेग से ही तो अपना विस्थापन वेग से ही तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी। मतलब जो इसका थीटा है, जो इसका थीटा है वो तो फिक्स रहेगा, फिक्स रहेगा। मतलब एक कोई भी एक पेंडुलम, कोई भी एक कण, कोई भी एक स्प्रिंग जो एसएचएम कर रही है, सरल आवर्त गति कर रही है, उसका थीटा तो फिक्स रहेगा। मतलब ये थीटा चेंज नहीं होगा। अब अपन ने देखो पोटेंशियल एनर्जी में आवर्तकाल घट जाता है। जब भी किसी भी चीज के अपन स्थितिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं ना, ऊर्जा निकालते हैं, तो ऊर्जा का आवर्तकाल घट जाता है। कारण क्योंकि स्क्वायर में हो जाता है। यहाँ पर स्क्वायर में होते ही वेव है जो नीचे के बजाय ऊपर जाने लग जाती है। मतलब इसको अपनी स्थिति पे आने में सिर्फ देखो, इसने यहाँ से स्टार्ट किया चलना, फिर वहीं से दोबारा, उसमें उसको t/2 समय लग रहा है। अब थीटा को मैं कांस्टेंट कर दूं तो अब ओमेगा और टी तो हो गया t/2, तो अब मुझे ये इसको ओमेगा टी ही बनाए रखने के लिए ओमेगा को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तब थीटा दोबारा आ जाएगा ओमेगा टी। यानी पहले ओमेगा टी था, ओमेगा टी। जब आवर्तकाल जितना घटा है आवृत्ति उतनी बढ़ जाएगी, क्योंकि आवृत्ति भी तो 2π/t यानी ओमेगा की व्युत्क्रमानुपाती है। अगर टी को दोगुना कर दिया, ओमेगा को दोगुना कर दिया, तो ये दुगुना घट जाएगा। समझ में आई बातें? मतलब इसे बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो अपन ने आवर्तकाल आधा किया, तो अपन को आवृत्ति दुगनी करनी होगी ताकि थीटा कांस्टेंट रहे। अब थीटा कांस्टेंट रहेगा तो अब समझ आया अपन को कि पोटेंशियल एनर्जी यानी कोई भी ऊर्जा हो एसएचएम की, पोटेंशियल हो, काइनेटिक हो, स्थानांतरण हो, कैसी भी हो, उसमें उसका आवर्तकाल जो मतलब आवर्तकाल होता है एसएचएम का, वो तो घट जाता है, t/2 हो जाता है। और जो वेव की जो फ्रिक्वेंसी है वो हो जाती है 2 ओमेगा। ये याद रखने की बात है। समझ में आई बात है? तो चलो अब अपन लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो देखो अपने पास एक एसएचएम की टोटल एनर्जी कितनी होती है वो तुम्हें समझ आई क्या? एक एसएचएम की टोटल एनर्जी ये मैंने तुम्हें बताई है कि कभी? तो जो एसएचएम होता है उसकी पी क्या होती है? पी होती है 1/2 के एक्स स्क्वायर। ये एक्स विस्थापन की है। मान लो मीन पोजीशन से मैं एक्स विस्थापन जा रहा हूँ, तो स्थिति ऊर्जा इतनी हो गई। अगर मैं एक्स विस्थापन को कर दूं ए विस्थापन तक कर दूं, अगर मैं ये एक्स विस्थापन को ए विस्थापन कर दूं, तो ये इसकी टोटल एनर्जी आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक की। मतलब इसकी जो टोटल एनर्जी होती है एसएचएम की वो फिक्स होती है 1/2 के ए स्क्वायर। कितनी होती है? 1/2 के ए स्क्वायर फिक्स होती है ये वैल्यू एसएचएम की टोटल एनर्जी के लिए, क्योंकि एसएचएम का अधिकतम विस्थापन उसके आयाम के बराबर ही होता है ना। जब अपने पास देखो अपन को पता है कि टोटल एनर्जी इक्वल टू होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ से निकाल देंगे अपन, टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, टोटल एनर्जी अपनी है 1/2 के एक्स के ए स्क्वायर
-1/2 kx², ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा 1/2 ka² अब समझो, अगर विस्थापन 0 हो तो x तो 0 हो जाएगा विस्थापन, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाती है 1/2 ka², यानी 0 विस्थापन यानी मेन पोजीशन पर 0 विस्थापन होता है। अब समझो, यहाँ मैं बनाता हूँ मेन पोजीशन और ये अधिकतम आयाम a, ये न्यूनतम आयाम -a, ठीक है। अब देखो, मेन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी होती है मैक्सिमम कितनी, टोटल एनर्जी के बराबर 1/2 ka², मेन पोजीशन पर, ठीक है। कितनी होती है ka²। अपन को पता है कि अगर x इजिकल टू क्या हो, मैक्सिमम हो जाए, मतलब विस्थापन अधिकतम कितना हो सकता है, आयाम के बराबर। ये यहाँ से यहाँ तक तो नहीं जा सकती, इस स्प्रिंग का जो भी सिस्टम का एक कण का अधिकतम आयाम ए ही है, ए ही होता है। तो ए तक गया तो ए देखो 1/2 ka² -a², ए में से एक गया तो 0, यानी ए पर, यानी मैक्सिमम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है मेन पोजीशन पर, वो अपन शुरू में देख लिया था। और यहाँ होती है काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, यानी 0। काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, जहाँ काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है वहाँ स्थित पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। कारण पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 kx²। अगर x बराबर 0 हो, मेन पोजीशन पर हो, मतलब विस्थापन 0 हो, मतलब मेन पोजीशन पर हो, तो Pe हो जाएगी 0। अगर अधिकतम विस्थापन हो, x बराबर a हो, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 1/2 ka², जो कि होता है टोटल एनर्जी के बराबर, यानी मैक्सिमम। तो पोटेंशियल एनर्जी होती है मैक्सिमम, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है यहाँ, मतलब मिनिमम, और यहाँ होती है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। तो जहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है वहाँ के मिनिमम है ना। और अपन को पता है कि वेग मैक्सिमम होता है इस जगह पे और ए मैक्सिमम होता है इस जगह पे, है ना। ये सब चीजें भी अपन को पता है। तो अब अपन को सब चीजें समझ आ चुकी हैं। अब अपन ने देखो काइनेटिक एनर्जी निकाल ली है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकाल लिया 1/2 ka² -x²। और वैसे भी काइनेटिक एनर्जी कभी अपन को निकालने की जरूरत ही नहीं होती है, अपन को टोटल एनर्जी पता है 1/2 ka² होती है, जानते हैं। और अपन को पोटेंशियल एनर्जी पता है 1/2 kx² होती है। अगर विस्थापन दिया हुआ है तो इसको निकालो, इसमें से घटा दो, ये आ जाएगी, या डायरेक्ट निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब देखो काइनेटिक एनर्जी, यहाँ मैं ग्राफ बनाऊं तो मिनिमम कहाँ है, यहाँ। तो अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं y एक्स पे ले रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी और यहाँ ले रहा हूँ मैं x विस्थापन, तो काइनेटिक एनर्जी अधिकतम आ रही है इस जगह पे मेन पोजीशन पर, और फिर मेन पोजीशन से वापस 0 हो जाती है। तो ऐसा परवलय, ऐसा गोला बनता है ग्राफ का। कैसा बनता है गोला, कैसा ग्राफ बनता है, देखो ऐसा ग्राफ बनता है इसका, ऐसा। ये काइनेटिक एनर्जी अधिकतम है, कितनी होती है 1/2 ka² अधिकतम। ये +a है, ये -a है, ये मेन पोजीशन है, ठीक है। तो देखो अब इसका सिस्टम देखो, विस्थापन इधर है, अब इसकी स्लोप कहाँ है, देखो स्लोप निकालता हूँ मैं, नेगेटिव आ रही है भाई, बिल्कुल। कैसी आ रही है, थीटा इज ग्रेटर देन 90 आ रहा है। एक स्पर्श रेखा खींच रहा हूँ सीधी, और थीटा इज ग्रेटर देन 90 है, मतलब tan थीटा क्या हो गया, नेगेटिव tan थीटा ही तो होती है स्लोप, यानी ढाल, क्या हो गई नेगेटिव। और एक परवलय का है, परवलय मतलब y समानुपाती x² वाला ग्राफ है। y पर अपन ने क्या लिया था, काइनेटिक एनर्जी ली थी, समानुपाती x पर क्या लिया था अपन ने, आयाम, विस्थापन क्या लिया था, विस्थापन लिया था। तो विस्थापन को अपन x भी ले सकते हैं, a भी ले सकते हैं। तो
अपन ले सकते हैं विस्थापन। अब देखो ये एक नेगेटिव स्लोप है इसकी, तो नेगेटिव लगा दो। तो ये है डाउनवर्ड पहला गोला, उल्टा गोला, उल्टा कटोरा भाई। अब देखो क्या है ये, उल्टा कटोरा। ठीक है, इतनी समझ आ गई। अब देखो, अब अपन निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी विद टाइम। देखो पोटेंशियल एनर्जी विद टाइम निकालनी है अपन को समय के साथ। तो अपन को ना सबसे मेन चीज इसमें ये करनी होगी, ये अपन को सबसे पहले अपन नॉर्मल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आता है, 1/2 mv²। mv² होता है नॉर्मल फॉर्मूला, होता है कि नहीं होता भाई, होता है ना। क्या होता है, mv² अपना नॉर्मल फॉर्मूला होता है ना। तो अब देखो, अपन देखो ऐसे भी निकाल सकते हैं, और अपन पोटेंशियल एनर्जी होती है ना भाई, उससे भी निकाल सकते हैं इसे। किससे, पोटेंशियल एनर्जी से। किससे निकाल सकते हैं यार, पोटेंशियल एनर्जी से। कैसे निकाल सकते हैं वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन उससे निकालना थोड़ा हार्ड होता है। तो देखो 1/2 mv² अपने काइनेटिक एनर्जी का हमारा फॉर्मूला है। अब एसएचएम के लिए अगर बात करी जाए, किसके लिए, एसएचएम के लिए अगर बात करी जाए, तो एसएचएम में अपन जानते हैं कि वेग, वेग होता है अपना v बराबर होता है a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, यानी एक बार अवकलन करने पर जो आता है वो। अब इसका कर दो स्क्वायर, क्योंकि वेग का स्क्वायर है, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी अपनी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a² कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ये अपनी काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब देखो मैंने तुम्हें एक एक चीज बनाई थी, शायद थोड़ा थोड़ा तुम्हें याद हो, हल्का हल्का, हल्की हल्की सदाएं हैं, ये दिल मेरा है मैनू मैनू। देखो टाइम पे जब अपन ने टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम निकाला था, तब अपन ने टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला निकाला था, वो वाला फॉर्मूला था अपना। उसमें अपन ने ये वाला फॉर्मूला निकाला था 2π/√m/k। ये द्रव्यमान था, मास ऑफ एक्सीलरेशन पार्टिकल, और ये अपनी स्प्रिंग कांस्टेंट था, है ना। लेकिन अपने इसमें एक चीज और देखी थी कि t बराबर होता है 2π/ओमेगा, क्योंकि ओमेगा बराबर होता है 2π/t। टी को इधर ले जाएंगे तो ये ओमेगा, तो ओमेगा बराबर यहाँ से अपन को एक चीज समझ आ रही थी कि k/m होता है, ओमेगा बराबर k/m होता है, ये अपन को पता था। यहाँ समझो ओमेगा बराबर k/m का रूट होता है, दोनों का स्क्वायर कर दूंगा मैं, तो इसको रूट हटा देंगे, तो यहाँ से देखो k बराबर, इसको मल्टीप्लाई कर दो, m ओमेगा स्क्वायर होता है, के बराबर m ओमेगा स्क्वायर होता है इससे। तो मैं इसकी जगह काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। देखो अब इसमें अगर अपन टी की जगह कुछ भी पुट करें तो अपनी क्या आ जाएगी भाई, वो आ जाएगा विस्थापन। अब देखो ये काइनेटिक एनर्जी है जो किसके समानुपाती आ रही है भाई, काइनेटिक एनर्जी अपनी आ रही है समानुपाती कॉस स्क्वायर ओमेगा टी के, यानी कॉस स्क्वायर थीटा के, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो जो इसका ग्राफ बनता है ना, वो कॉस थीटा का बनता है, लेकिन उसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है। मतलब ग्राफ ऐसे स्टार्ट होगा, अब वो नीचे जाने के बजाय वापस ऊपर। कारण, क्योंकि स्क्वायर में कोई फलन हो जाता है तो उसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं आती है। अब देखो इसका, देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये हो गया इसका t/4, यहाँ इसका आ गया t/2, यहाँ इसका आ गया 3t/4, और यहाँ वापस उसी पोजीशन में आने में इसने लगा दिया t समय। ठीक है, लेकिन देखो आवृत्ति, देखो इसका टाइम पीरियड यहाँ से यहाँ वापस, देखो इस बिंदु से इसने स्टार्ट किया और यही बिंदु से यहाँ स्टार्ट कर दिया इसने वापस, मतलब t/2 समय पर ही इसने वापस स्टार्ट कर दिया। तो मतलब एनर्जी चाहे कोई सी भी हो, ये अधिकतम काइनेटिक एनर्जी है कितनी, 1/2 k² अधिकतम है ये, है ना। तो एनर्जी चाहे कोई सी भी हो, टाइम पीरियड t/2 ही रहेगा। जब टाइम पीरियड आधा हो जाता है तो आवृत्ति अपने आप डबल हो जाती है, आवृत्ति अपने आप डबल हो जाती है। ठीक है, टोटल
टोटल एनर्जी अपन को पता है क्या होती है, 1/2 के ए स्क्वायर अधिकतम एनर्जी। जब टोटल एनर्जी होती है तो उस समय ओमेगा बराबर क्या होता है, जीरो। आवृत्ति जीरो होती है, टोटल एनर्जी निकालते हैं तब दोलन की आवृत्ति क्या होती है, टू जीरो। अब देखो कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको तुम्हें ट्राई करना है सबको। देखो क्वेश्चन 3 ही है, मैं तुम्हें इनमें से लास्ट वाला कराऊंगा क्योंकि शुरू के तो आसान है। अगला देखो नेक्स्ट पेज वाला क्वेश्चन, इसको एक बार पढ़ो जब तक मैं पन्ना पलटता हूँ। देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ऐसे चमक रही वस्तु के लिए स्थितिज ऊर्जा यानी U इक्वल टू यानी PE इक्वल टू इसने दी है 20, क्या दिया है 20 प्लस x माइनस 2 का स्क्वायर, ये फलन में दे दी है। यदि इसकी कुल ऊर्जा, इसने टोटल एनर्जी दे दी है अपन को 36 जूल है, तो इसकी अधिकतम यानी के ई मैक्सिमम निकालनी है। देखो अपने पास टोटल एनर्जी है, समझो टोटल एनर्जी है अपने पास, है ना, टोटल एनर्जी है अपने पास, इसकी अपन को की मैक्सिमम निकालनी है। समझो की मैक्सिमम कहाँ होती है, पहले एसएचएम का एक समीकरण समझो। ये मेन पोजीशन होती है, ये अपनी प्लस ए होता है और ये माइनस ए होता है। की मैक्सिमम होती है यहाँ पर। अब देखो जहाँ पर की मैक्सिमम होती है वहाँ पी क्या होती है भाई, मिनिमम। मिनिमम यानी टेंस टू जीरो होती है, यानी जीरो के करीब होती है पोटेंशियल एनर्जी। किसके करीब होती है भाई, जीरो के करीब होती है। यानी विस्थापन कहाँ होता है, विस्थापन क्या होता है उसमें, बिल्कुल जीरो। विस्थापन क्या होता है उसमें भाई, जीरो, है ना। विस्थापन क्या होता है भाई उसमें, जीरो, है ना। तो यू मिनिमम कैसे निकाले भाई अपन, यू मिनिमम कैसे निकाले अपन, तो देखो अपने पास समीकरण दी है, यू बराबर दिया है 20 प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। अगर अपन को यू मिनिमम पता लग जाए कि x की किस स्थिति पर यू मिनिमम है, तो अपन डायरेक्ट यू मिनिमम का और यू मिनिमम ही उसकी का मैक्सिमम हो जाएगी, उल्टा करके, है ना, हो जाएगी ना। मतलब अपन टोटल एनर्जी में से यू मिनिमम घटा देंगे तो अपन के मैक्सिमम आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो अपन को इसका निकालना है। देखो अपन ने एक फलन पढ़ा था, F बराबर कार्य ऊर्जा प्रमेय में du बाई डी एक्स होता है, du बाई डी एक्स। ये तुम्हें याद है कि नहीं है, बिल्कुल याद होना चाहिए, ये कार्य ऊर्जा प्रमेय पढ़ा था। अब अपन को देखो, अपन को पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम करनी है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम करनी है, तो माइनस डी यू बाई डी एक्स अपन को क्या कर देना है, जीरो। किसके था, जीरो। इसे अपन मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन भी कहते हैं। सर ने सिखाया था ना अपन को मैक्सिमम मिनिमम निकालना पोटेंशियल एनर्जी में। तो एक बार अवकलन करो और उसका क्या निकाल दो, जीरो, है ना। तो अब देखो इसका अवकलन करेंगे अपन, किसका भाई, किसका अवकलन करेंगे, इसका। अब देखो इसका मैं अवकलन कर रहा हूँ, देखो 20 का अवकलन होगा नहीं, काट दो, कट गया, है ना। देखो माइनस में अवकलन कर रहा हूँ, 20 का अवकलन होगा नहीं, बिल्कुल। x माइनस 2 की पावर स्क्वायर में इसका अवकलन होगा, बिल्कुल। अब जब x माइनस 2 को एक पद मानते हैं अपन, एक पद मानते हैं, तो मान लो ये एक पद p है, p का स्क्वायर है, तो इसका अवकलन होगा ना, तो इसको आगे ले आओ, क्या ले आओ आगे, तो +2 x माइनस 2, है ना, ये हो गया इसका अवकलन। और इसका क्या ले आओ, जीरो, जीरो में, ठीक है। और x का अवकलन देखो, x है, x के सापेक्ष है, x एक में है तो एक ही होगा, मल्टीप्लाई में भी तो एक होता है इसका, एक मल्टीप्लाई में क्या किया है, इसका भी तो अवकलन होगा। एक बार इस पूरे पद का अवकलन कर दिया, फिर इसका भी तो अंदर वाले का भी अवकलन होता है, अंदर वाले का भी अवकलन होता है, दो पद में होता है, तो मल्टीप्लाई भी देख, तो देखो 2x माइनस x बराबर जीरो, ये तो जीरो था।
और ये माइनस में था बिल्कुल। क्या था, अभी माइनस को मैं इधर ले जाऊं तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 माइनस 2, है ना, ये अवकलन करना आना चाहिए तुम्हें। अब देखो 2x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर इधर आ रहा है 2, यानी x बराबर 2 पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। तो पुट कर दो, यू क्या है 20 प्लस x माइनस 2 की पावर 2। अब यू पुट कर रहा हूँ मैं 20 प्लस x की वैल्यू 2 माइनस 2 की पावर 2, ये हो जाएगा 0। 0 की पावर कितनी भी हो होती 0 ही है। x u बराबर 2, ये है मिनिमम। तो अब टोटल एनर्जी कितनी है अपनी 36 माइनस यू मिनिमम कितनी है 20। तो अपने पास अधिकतम इसकी जो आ रही है के मैक्सिमम वो आ रही है 16 जूल। क्या आ रही है 16 जूल। ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें करने आने चाहिए। अब देखो समझो, अपन ने पोटेंशियल एनर्जी निकाली, वो थी अपनी 1/2 के एक्स स्क्वायर। अपन ने काइनेटिक एनर्जी निकाली, वो थी अपनी 1/2 के एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अपन ने टोटल एनर्जी निकाली, वो थी अपनी भाई के ए स्क्वायर। अपन ने पोटेंशियल एनर्जी विद टाइम निकाल ली, पी ई विद टाइम निकाली अपन ने 1/2 के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, है ना। अपन ने काइनेटिक एनर्जी विद टाइम निकाल ली 1/2 के ए स्क्वायर साइन के लगा दो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अपन ने ये भी निकाल ली। अब अपन ने सब कुछ निकाल लिया। अब देखो एवरेज एनर्जी, हर चीज की औसत ऊर्जा निकालें। देखो अपन को पता है कि SHM यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ हो रहा है, ये अपनी मीन पोजीशन है, ये अपने अधिकतम पोजीशन है, ये अधिकतम नेगेटिव में है। तो SHM यहाँ से यहाँ, यानी कोई एनर्जी यहाँ मैक्सिमम है, कोई यहाँ मैक्सिमम है, कोई घट रही है, कोई बढ़ रही है, अपन को पता है सब। यानी यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और पी यहाँ मैक्सिमम होती है। तो देखो अब इनकी औसत निकालें। देखो है तो काइनेटिक एनर्जी तो पूरी में है, लेकिन इधर मैक्सिमम में है, इधर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है। तो इसका एक एवरेज निकाल लेते हैं अपन। क्या निकाल लेते हैं, एवरेज। तो उसको कहते हैं अपन एवरेज एनर्जी। क्या कहते हैं भाई, एवरेज एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। क्या कहते हैं, एवरेज एनर्जी ऑफ SHM। देखो एवरेज एनर्जी जब भी निकालते हैं तो उसका औसत करना होता है। तो देखो सबसे पहले अपन काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, वो होती है अपने पास 1/2। देखो एवरेज एनर्जी समय के अनुसार निकालेंगे अपन, नॉर्मल वाली एनर्जी नहीं निकालेंगे, है ना। ठीक है, तो 1/2 के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, है ना। इसका एवरेज लिखेंगे तो के ई का हो जाएगा एवरेज को ऐसे भी लिखते हैं और एवरेज को अपन वो ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी डेल्टा ई लगा के, वो तो अंतर होता है। एवरेज ऐसे लिखते हैं ना, ये एवरेज हुआ। तो एवरेज तो देखो 1/2 के ए स्क्वायर तो फिक्स है, एवरेज तो इस थीटा का आएगा ना, थीटा का ही तो एवरेज आएगा कि कितना विस्थापन हो रहा है, उसकी एक औसत, उसका एक बीच का विस्थापन लेना होगा अपन को। सही बात है। तो जब भी ऐसे अपन विस्थापन का इसका थीटाओं का आधा लेते हैं ना, थीटाओं का आधा यानी इसका, यानी देखो इसका एवरेज लिया जाएगा किसका, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का, है ना, इसका एवरेज। अब समझो, देखो देखो समझो, मेरी बात समझो, थोड़ी सी बात समझ लो बस। देखो साइन की वेव होती है ऐसे, कॉस की वेव होती है ऐसे, है ना, यानी यहाँ से स्टार्ट होकर ऐसे जाती है ना। ठीक है, एक एक वेव बना रहा हूँ मैं, इनकी वेव का आधा करूँ, एवरेज लूँ तो देखो ये जितना पॉजिटिव में गया उतना ही नेगेटिव में गया। ये जितना पॉजिटिव में गया, इधर 2 बार पॉजिटिव में गया तो 1 बार नेगेटिव में पूरा गया। मतलब इनका एवरेज ऐसे नहीं लिया जाता, इनका एवरेज होता क्या है, देखो ये 0 से स्टार्ट होकर 0 पे ही रुक गया, ये
+1 से स्टार्ट होके +1 पर ही रुक गया। एसएचएम ये +1 पे भी जा रहा है और अधिकतम जा रहा है -1 पर। ये अधिकतम +1 पर भी जा रहा है, अधिकतम जा रहा है -1 पर। यानी एसएचएम की जो साइन की वेव है वो अधिकतम जा रही है +1 पर और न्यूनतम जा रही है -1 पर। अगर साइन थीटा का एवरेज लिया जाए, किसका समझो, साइन थीटा का, या साइन थीटा का एवरेज लिया जाए, मतलब साइन थीटा क्या है यहाँ पर, ओमेगा टी, इनका एवरेज लिया जाए तो वो तो 0 आएगा, क्योंकि वो एक बार तो अधिकतम +1 पर जा रहा है, एकदम अधिकतम -1 पर जा रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि स्क्वायर में जब वैल्यू होती है, स्क्वायर में जब वैल्यू होती है तो उसकी ग्राफ नीचे नहीं जाती, मतलब वो अधिकतम ही जाती है +1 तक ही। ऐसे ही कॉस की वेव भी अधिकतम ही जाएगी +1 तक, माइनस में नहीं जाती। यानी इनका एवरेज +1 से 0 में आएगा। तो ऐसे में यानी साइन स्क्वायर थीटा की जो एवरेज आती है +1 और 0 के बीच की एवरेज आएगी कितनी, वो होती है 1/2। समझ आया कॉन्सेप्ट कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह अपन को 1/2 क्यों लेना है, क्योंकि भाई स्क्वायर में वेव नीचे जाती नहीं है, फलन नीचे जाता ही नहीं है, नीचे जाता ही नहीं है तो -1 तक तो जाएगा ही नहीं। साइन थीटा यानी साइन थीटा और इनकी वैल्यू तो 0 आती है एवरेज, कारण साइन थीटा की एवरेज 0 आएगी, कॉस थीटा की एवरेज 0 आएगी, कारण प्लस इनका एवरेज +1 से -1 में आएगा, +1 से -1 तक आएगा और उनका एवरेज आता है 0। लेकिन साइन स्क्वायर थीटा का +1 से 0 तक का आ रहा है, तो इसका आधा होगा 1/2 एवरेज। ऐसे ही तो निकाला जाता है भाई एवरेज। एवरेज ऐसे ही तो निकाला जाता है ना। एवरेज एवरेज निकालना नहीं आता है कि तुम्हें यार, एवरेज कैसे निकालना जाता है। देखो मेरे पास एक क्लास है, क्लास है ना, क्लास में मेरे पास नंबर है, मेरे पास क्लास में 3 बच्चे हैं समझो, 3 बच्चों में मैं नंबर दे रहा हूँ, कितने में से नंबर आ रहे हैं उनके 5 नंबर का टेस्ट लिया, एक के 3 आए, एक के 4 आए, एक के 0 आए। ठीक है, मुझे अब एवरेज निकालना है इनका कि औसत बच्चों की कितने नंबर आ रहे हैं औसत। तो देखो औसत निकालने का मतलब होता है डेल्टा, डेल्टा निकालो। तो देखो कितने टोटल नंबर बटे टोटल बच्चों की संख्या, टोटल नंबर कितने हैं 3 + 4 + 0 है ना, बटे टोटल बच्चे कितने 1 2 3, तो 1 2 3 4 और 3 7/3 एवरेज आ गया। अब यहाँ देखो एक साइन की वेव हो, साइन की वेव में +1 जा रहा है और अधिकतम जा रहा है -1। मेरे पास 2 चीजें हैं, एक तो +1 जा रहा है पद, एक बार -1 जा रहा है, तो टोटल टोटल कितना हो गया +1 है ना और -1, दोनों जोड़ेंगे है ना, दोनों जोड़ेंगे, एक बार +1 एक बार -1 बटे टोटल 2, तो +1 -1 जोड़ेंगे आपस में तो क्या हो जाएगा 0, 0/2 बराबर 0, इनका औसत 0। लेकिन अब देखो साइन स्क्वायर की वेव में सिर्फ जा रहा है +1 और 0, यानी +1 और फिर जोड़ो 0 बटे इनका 2, कितने फलन है 2, कितने फलन है 2, 2 फलन, तो +1/2 मतलब आधा आ गया इसका एवरेज। तो अब मैं एवरेज लिख रहा हूँ किसका, इधर लिख रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी, वो है अपने पास 1/2 KA² कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, इसका एवरेज तो मुझे पता है कि भाई ये तो इसकी वैल्यू तो 1/2 होती है, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज लेंगे तो 1/2 आएगा है ना। तो 1/2 KA² इंटू 1/2 यानी काइनेटिक एनर्जी एवरेज आ रही है 1/4 KA²। कितनी आ रही है भाई 1/4 KA²। समझ में आई बातें। देखो और ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी एवरेज ली जाए तो 1/2 KA² साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज लें तो पीई का एवरेज आ जाएगा अपना 1/2 KA, साइन स्क्वायर का भी वही होगा 1/2, कारण मैंने तुम्हें बता दिया कि इनका औसत 1/2 क्यों होता है। तो पीई एवरेज कितना आ जाएगा 1/4 KA²। अब समझो ये दोनों एवरेज बराबर आए हैं बिल्कुल, क्योंकि
क्योंकि दोनों ऊर्जाएं है तो एक ही ऊर्जा का रूप, टोटल एनर्जी का ही तो रूप है ना। अब देखो टोटल एनर्जी का एवरेज लिया जाए तो टोटल एनर्जी का जो एवरेज होता है वो 1/2 KA² ही होता है। अब तुम कहोगे कारण ये है क्योंकि टोटल एनर्जी समय पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि टोटल एनर्जी वेरिएबल नहीं है। एक SHM की टोटल एनर्जी फिक्स है, इतनी है तो है। क्यों? क्योंकि वो विस्थापन पर निर्भर नहीं कर रही, वो आयाम पर निर्भर कर रही है, और आयाम एक फिक्स वैल्यू है। ये मीन पोजीशन हुई, और आयाम इतना है तो इतना ही है, विस्थापन तो इतना हो जाए, इतना हो जाए, इतना हो जाए, इतना हो जाए, कितना भी हो जाए। तो और जो दोनों ऊर्जाएं वो विस्थापन पर निर्भर कर रही हैं, वेरिएबल होती हैं, इसलिए उनका औसत निकाला जाता है। लेकिन ये तो एक प्लस ए भाई मीन पोजीशन है, इसकी दूरी तो फिक्स है। अब कण चाहे इधर घूमे कहीं भी घूमे, इसमें कोई मतलब नहीं है। इसलिए टोटल एनर्जी विद मतलब एवरेज टोटल एनर्जी उतनी ही होती है, 1/2 KA²। अब देखो इतना अपन ने निकालना सीख लिया है, तो अब अपन एवरेज एनर्जी भी निकालना सीख गए, है ना। चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो, अब अपन एवरेज वैल्यू विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन, देखो अब तुम्हें मैं कुछ सिखाने वाला हूँ। क्या होता है, मैं कुछ सिखाने वाला हूँ, क्या कुछ सिखाने वाला हूँ। अब मैं विद पोजीशन निकालना सिखाऊंगा, स्थिति के आधार पर जो ऊर्जाएं हैं उनको निकालना सिखाऊंगा। अभी तो अपन ने टाइम के आधार पर निकाला है, टाइम के आधार पर cos थीटा, थीटा के आधार पर समय के आधार पर निकालना सिखाया। लेकिन SHM दो तरह से चलता है, एक तो समय में चल रहा है T/2 T/4 T, है ना। एक विस्थापन चल रहा है, यानी x बराबर A/2 देखा था अपन ने, √3 A/2, है ना, A/4। ऐसे विस्थापन इनमें भी चलता है, किसमें, स्थिति पर की। अब कण इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इस पे भी चलता है। तो इस पे भी चल रहा है, तो इसके हिसाब से भी अपन को एवरेज वैल्यू निकालनी पड़ेगी एनर्जी की। किसकी? एनर्जी की। ठीक है, तो अब अपन देखो एवरेज वैल्यू, देखो चाहे स्थिति के आधार पर निकालो, चाहे समय के आधार पर निकालो, टोटल एनर्जी की एवरेज वैल्यू फिक्स रहेगी। कितनी? 1/2 KA²। कितनी? 1/2 KA²। अब देखो मैं तुम्हें कुछ मतलब एवरेज वैल्यू निकालना सिखाता हूँ विद टाइम। पहले ये सीखो। तो ये देखो, तो देखो एवरेज वैल्यू विद पोजीशन कैसे निकालते हैं उसको समझ लो एक बार, फिर तुम एवरेज वैल्यू विद कोई भी चीज़ के साथ एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे विद कोई भी पोजीशन की। देखो एवरेज वैल्यू यानी औसत निकालना है। औसत से पहले अपन क्या निकालते हैं, अपन एक चीज़ निकालना जानते हैं भाई, अपन वेग निकालना जानते हैं, है ना। तो कोई एक फलन समझो कि एक y कोई फलन है, और y कोई वो है चर, है ना। ये किसका फलन है? मान लो ये समय का फलन है, y समय का फलन होता है ना। मान लो y समय का फलन है ना, यानी कि समय पर निर्भर कर रहा है। फलन होने का मतलब होता है कि ये इस पर निर्भर कर रहा है। तो अब मैं y की एवरेज वैल्यू लिखूंगा समय के साथ, तो मैं क्या करूंगा, एवरेज वैल्यू में समाकलन किया जाता है। क्या किया जाता है? औसत वैल्यू निकाली जाती है ना, तो समाकलन, क्योंकि समाकलन में जो लिमिट होती है 0 से 2, तो वो 0 से 2 के बीच की एवरेज वैल्यू ही निकालता है समाकलन, यानी टोटल वैल्यू, है ना, एवरेज वैल्यू। तो जब इसका समाकलन करते हैं, एवरेज y एवरेज निकालेंगे, तो वो कैसे निकाला जाता है? समाकलन y dt बाई समाकलन dt का, यानी समय की एवरेज वैल्यू बट इन दोनों के मल्टीप्लाई की एवरेज वैल्यू, ऐसे निकालते हैं। अगर ये समय का फलन हो तो ऐसे निकाला जाता है। अगर y मान लो कोई भी चर x का फलन हो, x को अपन नॉर्मली विस्थापन लेते हैं, तो ये विस्थापन का फलन हो, तब y एवरेज कैसे निकाला जाता है? तब y एवरेज निकाला जाएगा y dx भाई इस dx का समाकलन। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए निकालें अपन धारा, यानी धारा होती है ना I,
आई एवरेज निकालते हैं, तो आई एवरेज जब भी निकाला जाता है तो उसे कहते हैं, देखो आई आई धारा क्या होती है अपनी, समझो। धारा होती है कि कितना आवेश गया कितने समय में, यही तो हो रही है धारा। धारा का एवरेज यही तो होगा कि मतलब टोटल कितना आवेश गया, मतलब डेल्टा क्यू आवेश गया कितने समय में, डेल्टा टी समय में, इतने समय में, यानी एक 2 सेकंड में या 2 सेकंड के अंतराल में इतना आवेश गया। तो यही तो आई एवरेज होती है। तो ये कैसे निकाली जाती है, देखो कैसे कैसे निकाली जाती है। तो इसका देखो ऐसे निकाला जाता है, आई एवरेज विद, आई किसका फलन होता है भाई, आई किसका समय, समय के साथ फलन है, मान लो इसका आई किसका फलन है, आई फलन है समय का, समय के सापेक्ष। तो इसका जो अवकलन आएगा वो कैसे आएगा, देखो आई डी टी बटे डी टी का, इस आई डी टी को कहते हैं अपन डेल्टा क्यू। अपन पढ़ेंगे वो में करंट इलेक्ट्रिसिटी में, और डी टी समय का हो जाएगा डेल्टा टी। तब आता है आई एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। मतलब कैसे निकाला जाता है, समय के साथ फलन, वो स्थिति के साथ फलन, यानी स्थिति हो चाहे समय हो, किसी का भी फलन कैसे निकाला जाता है, ऐसे निकाला जाता है। अगर कोई भी चीज किसी भी चीज का फलन है तो उसका ये कर दो बस, क्या उसका उसके साथ समाकलन, और उस जो चीज के साथ है उसका एक अलग से समाकलन कर दो बट्टे मिला के, बस इतना करना होता है। तो अब मैं देखो करके दिखाऊंगा तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी के लिए। देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है अपनी, पोटेंशियल एनर्जी अब समय के साथ नहीं लिखनी है, समय के साथ तो इसकी एवरेज वैल्यू मैंने निकाल ली, अब स्थिति के साथ फिक्स निकालनी है। तो स्थिति के साथ पोटेंशियल एनर्जी होती है 1/2 के एक्स स्क्वायर, स्थिति के साथ फिक्स की होती है, अपन को पता है। तो अब इसका ये पीई का एवरेज निकालने हैं अपन, यानी इसका एवरेज निकालते हैं। तो अब ये पीई फलन किसका है, एक्स का, किसका फलन है भाई, एक्स का। तो अब कैसे निकालेंगे इसे, यू समझो पहली बात तो यू का फलन निकालना है। तो मैंने अभी सिखाया है कि पहले तो यू का समाकलन कर दो विद डी एक्स बटे फिर एक डी एक्स का समाकलन कर दो अलग से, और लिमिट कितनी लगानी है, एक्स कितने से कितना है, -a से +a तक की लिमिट है इसमें, -a से +a तक की, क्योंकि जो अपना ऐसे जंप कर रही है कोई करना तो -a से +a तक जाता है, ऐसे ऐसे ही तो जाता है, कहीं बीच में रुक थोड़ी जाता है ना। तो अब देखो u कितनी है अपने पास, u है भाई अपने पास -a से +a। एक बार मैं इसका अवकलन कर रहा हूँ, इसका अवकलन तो कर लेंगे अपन, इसको लिख रहा हूँ। तो u है अपने पास 1/2 के एक्स स्क्वायर, और इसका अवकलन dx। अब देखो मैं 1/k को तो बाहर ले लूंगा, बाहर क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये एक कांस्टेंट वैल्यू है 1/2 के। अब देखो एक्स स्क्वायर का अवकलन का वह समाकलन होगा dx का। एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, पावर जब इसमें हो तो बढ़ा दो, 3/3 कर दो, बस इतना है। तो देखो एक्स की पावर 3/3, और लिमिट कितनी लग रही है, -a से +a, और बाहर क्या है 1/2 के। अब इसका कर लो अलग यहाँ से, इसका कितना हो जाएगा भाई dx, एक का अवकलन होता है x, और x की लिमिट कितनी लग रही है, -a से +a, है ना। अब देखो तो मैं u निकाल रहा हूँ 1/2 के। अब देखो मैं लिमिटों को रखूंगा, इसमें एक बार तो प्लस ही रखूंगा, एक बार माइनस है, क्यूब में है तो देखो प्लस का तो प्लस ही रहेगा, माइनस 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो प्लस कर देगा, फिर एक बार और माइनस बचा, 3 बार है ना, तो 2 बार तो प्लस हो गया, प्लस माइनस मिलके फिर दोबारा माइनस दे देंगे, तो मतलब ये वैल्यू लास्ट वाली वैल्यू माइनस में ही रहेगी। तो देखो एक बार तो a का क्यूब बाई 3, अब देखो ये माइनस में आता है, और फिर -a का क्यूब बाई 3, ठीक है। अब देखो माइनस माइनस अब प्लस होंगे, मल्टीप्लाई होके अब जुड़ेंगे दोबारा, समझ में आई। और देखो इसका कितना है, एक बार तो a प्लस का, फिर एक बार a माइनस का, लिमिट तो ऐसे ही रखते हैं ना, a b माइनस a, ये b है ये a है, b माइनस a तो करते हैं लिमिट 1/2 के। अब देखो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, कितना कॉमन है भाई 3, a को बाहर ले लो, a स्क्वायर, ये 1 + 1/3 कॉमन आ जाएगा, है ना। और बचा नीचे कितना, a + a 2a, है ना। तो ये देखो कितना बचा 1/2 k
के ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 2/3/2a। अब ये देखो इधर मल्टीप्लाई में है तो इसके मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, तो यू एवरेज आ जाएगा। देखो ये से तो ये गया, तो देखो के ए स्क्वायर बाई 3 × 2a, ए से ये गया। अरे यार क्यूब में है ये भाई, क्यूब में कॉमन लिया है अपन ने बाहर, क्यूब में है ना, क्यूब में कॉमन लिया है ना बाहर, क्यूब में, तो ये क्यूब में है तो एक ए से 2 बार गए बचा, तो यू एवरेज आ रहा है अपना 1/3×6 के ए स्क्वायर। ये आई है यू एवरेज, एक बार खुद सॉल्व करके देख लेना, यही आएगी विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन। ये किसके आई है, विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन। देखो अगर तुम्हें पूछे कि यू एवरेज बताओ, ओनली यू एवरेज बताए तो अपन को 1/4 के ए स्क्वायर ही लिखनी है, लेकिन कहे कि विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन तो अपन को यू बराबर लिखना है 1/6 के ए स्क्वायर। याद रखनी ही है बातें। अब देखो अपने पास एवरेज कैसी भी हो, टोटल एनर्जी तो हमेशा कितनी रहेगी, 1/2 के ए स्क्वायर। अब 1/2 टोटल एनर्जी के ए स्क्वायर है, तो अपन को पता है कि एवरेज टोटल एनर्जी पी एवरेज प्लस के ई एवरेज हो जाएगा। अब यहाँ से मैं के ई एवरेज निकालूं तो टी ई एवरेज माइनस पी ई एवरेज हो जाएगा। टी कितनी है, 1/2 के ए स्क्वायर माइनस 1/6 के ए स्क्वायर, कॉमन ले लो 6। देखो के ए स्क्वायर को तो बाहर निकाल दो, बचा कितना 6, 3×2=6, 2 3 2 3 6 माइनस 6×6 मतलब कितना बचा 2/6, तो 2/6 के ए स्क्वायर मतलब 1/3 के ए स्क्वायर आ रही है काइनेटिक एनर्जी एवरेज में। तो अब तुम्हारे पास एनर्जी की सारी फॉर्मूले आ चुके हैं, तो एक बार इनको लिख लेते हैं विद। देखो अपने पोटेंशियल एनर्जी का नॉर्मल फार्मूला क्या है, पी का नॉर्मल फार्मूला है 1/2 के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर विद टाइम पूछे तो पी विद टाइम यानी समय के साथ 1/2 के ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अगर पूछा जाए कि एवरेज पीई तो पीई एवरेज नॉर्मली पूछे तो 1/4 के ए स्क्वायर। अगर पीई एवरेज विद रेस्पेक्ट पोजीशन पूछे तब अपन को लिखना है 1/6 के ए स्क्वायर। ठीक है, ठीक है बिल्कुल। अब इतनी बातें अपन कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी की वो होती है 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर विद काइनेटिक एनर्जी विद टाइम पूछे, काइनेटिक एनर्जी विद टाइम तो 1/2 के ए स्क्वायर, साइन की जगह कॉस स्क्वायर ओमेगा टी आ जाता है। अब देखो विद काइनेटिक एनर्जी टोटल पूछे तो वो देखो ये हो जाता है 1/2, इसमें भी ये 1/2 हो जाता है अपन को पता है, तो ये आ जाता है 1/2 × 1/2 1/4 के ए स्क्वायर। विद काइनेटिक एनर्जी विद पोजीशन पूछे, विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन, रेस्पेक्ट टू पोजीशन पूछे तो 1/3 के ए स्क्वायर। टोटल एनर्जी कैसी भी हो सब 1/2 के ए स्क्वायर होती है। एसएचएम के लिए इतनी है वैसा एनर्जी, इसे कहीं भी तुम लिख लेना, सब याद हो जाएंगे एक साथ, ऐसे कि ऐसे मैंने लिखा है जैसे। तो देखो अब एक क्वेश्चन है अगले पेज पर, क्वेश्चन का नाम है एक एसएचएम कर रही वस्तु की स्थिति ऊर्जा कितनी दी है। भाई इसने दोबारा स्थिति ऊर्जा दी थी, इसने U बराबर U0 1 - cos अल्फा एक्स। ठीक है, इतना दे दिया इसने। तो अल्फा के अल्पमान के लिए आवर्तकाल ज्ञात करो, यानी अल्फा की अल्पमान होना चाहिए, अल्पमान यानी अल्फा अल्प हो गया मतलब थीटा
कम होना चाहिए, कम यानी लेस देन कम, थीटा ही कम होना चाहिए। अल्फा कम हो गया मतलब थीटा भी कम होना चाहिए। आवर्तकाल ज्ञात करना है। आवर्तकाल अपन को पता है कि टी बराबर रूट एम बाई के होता है ना। मास दिया हुआ है इसका, तो देखो वही करना है अपन को, तो माइनस डी यू बाई डी एक्स विस्थापन। अब देखो यू नॉट का तो क्या हो जाएगा भाई, जीरो, ये तो है नहीं, है ना। यू नॉट है, इसे अंदर मल्टीप्लाई कर लो एक बार, तो देखो यू नॉट माइनस यू नॉट कॉस अल्फा एक्स। ठीक है, अब मैं इसका अवकलन कर रहा हूँ भाई। इसका तो देखो अवकलन जीरो होगा, माइनस में होगा जीरो माइनस इस, है ना। अब इसका देखो कॉस थीटा। अब देखो इसका अवकलन कैसे करना है भाई, इसका अवकलन बढ़िया मतलब समझदारी से करना है भाई अपन को। क्या करना है, समझदारी से अवकलन करना है। कैसे करना है देखो, मैं सिखाता हूँ तुम्हें। यू नॉट को एक, यू नॉट है यानी प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा दी है इसने। प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा मतलब कोई वैल्यू तो होगी, 10 20 30 कोई वैल्यू होगी। ये कांस्टेंट वैल्यू है तो इसलिए इधर जीरो है, लेकिन इधर कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई है किसके, फलन के, एक्स के, तो ये जीरो नहीं होगी, है ना। अब देखो कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स। पहली बात तो ये समझो, इसको अभी थीटा समझो। कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स। अब जब कॉस ए एक्स होता है, ए एक्स होता है, तो उसका अवकलन कैसे होता है, माइनस साइन एक्स ही होता है। लेकिन एक बार ए एक्स का अवकलन होता है और ए आगे आ जाता है, वो मैंने तुम्हें वेग में भी तो सिखाया था, वेग में भी तो सिखाया था। देखो एक्स बराबर क्या था, ए साइन ओमेगा टी। जब इसका डी एक्स बाई डी टी करते हैं, अवकलन समय के सापेक्ष करते हैं, तो ये पद समय में है, साइन का अवकलन हो जाता है कॉस ओमेगा टी। लेकिन इसका भी एक बार अवकलन होगा तो इसका अवकलन हो जाता है ओमेगा आ जाता है, ए ओमेगा इसलिए आगे। और इसका ए देखो, ए हटा नहीं है, कारण ये इस पद के साथ में है, तो इधर अब इसका अवकलन कितना हो जाएगा, ए माइनस साइन ओमेगा टी। और अगर यू नॉट लगा हुआ है, तो अब देखो यू नॉट लगा हुआ है, तो यू नॉट का भी ऐसे हो जाएगा, आगे यू नॉट आ जाएगा मल्टीप्लाई विद यू नॉट। तो अब इसका अवकलन क्या होगा, माइनस यू नॉट, अल्फा भी आगे आएगा, और साइन अल्फा एक्स, ये इसका अवकलन होगा। समझो, इसका अवकलन कर दिया भाई, है ना, कर दिया ना। अब देखो एक माइनस मल्टीप्लाई विद माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ओवरऑल वैल्यू माइनस। तो अब जो एफ आ रहा है अपना, वो आ रहा है माइनस यू नॉट अल्फा साइन अल्फा एक्स, यानी माइनस में आ गया। अब ये कह रहा है कि अल्फा के अल्पमान के लिए, यानी अल्फा इज वेरी स्मॉल। क्या कह रहा है, अल्फा इज वेरी स्मॉल। तो देखो जो साइन थीटा होता है ना, जब थीटा अल्प होता है, थीटा अल्प होता है, देखो ये अल्प है तो ये पूरी वैल्यू अल्प होगी, है ना। तो थीटा अल्प होता है, थीटा अल्प होता है तो साइन थीटा लगभग हो जाता है थीटा के बराबर। किसके बराबर, थीटा के बराबर। तो एफ यहाँ आ जाएगा माइनस यू नॉट अल्फा, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा विद ये साइन थीटा, अल्पमान के लिए अल्फा एक्स ही हो जाएगा, थीटा के बराबर ही हो जाएगा। तो एफ यहाँ पर एफ क्या आ जाएगा, माइनस यू नॉट के अल्फा स्क्वायर, ओके नहीं, एक्स अल्फा स्क्वायर, है ना, यू नॉट अल्फा स्क्वायर एक्स। ये क्या है, बल। अब इस बल की मैं प्रेरणा कर वो तुलना कर लूँ माइनस के एक्स से, तो माइनस के एक्स इजिकल टू माइनस यू नॉट एक्स अल्फा स्क्वायर। देखो इससे ये गया, एक्स से एक्स गया, की वैल्यू आ गई यहाँ से यू नॉट अल्फा स्क्वायर। आवर्तकाल, अपन को आवर्तकाल का फॉर्मूला पता है, टी बराबर 2 पाई बाई अंडर रूट एम बाई के, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एम बाई यू नॉट अल्फा स्क्वायर, टी बराबर 2 पाई बाई टी अंडर रूट एम बाई यू नॉट। तो टी समानुपाती ये अल्फा है भाई, टी समानुपाती 1/अल्फा आ गया, 1/अल्फा। तो अल्फा के अल्पमान के लिए आवर्तकाल ये होगा, निकाल दिया अपन ने, ये रहा, कोई दिक्कत। अब देखो अपन पढ़ेंगे सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम। तो एसएचएम सुपरपोजिशन का मतलब होता है अध्यारोपण का सिद्धांत। और जब भी तुम्हें कहीं भी सुपरपोजिशन का नाम आए,
जब भी तुम्हें सुपरपोजिशन या अध्यारोपण आए तो उसका मतलब तुम समझो जोड़ना। पर जोड़ना कैसे, वो उस पर निर्भर करता है। अब अपन एसएचएम पढ़ रहे हैं वेव पर, किस पर, वेव पर। तो अब एक बात बताओ, ये साइन की वेव है ना। अगर अगले, ये साइन की वेव है और अगले एसएचएम के समीकरण कॉस की वेव हुई, किसकी, कॉस की वेव। तो देखो साइन की वेव यहाँ से स्टार्ट होती है, अध्यारोपित करेंगे तो कॉस की वेव यहाँ से स्थापित होगी। थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा समझो, देखो अच्छे से बना रहा हूं मैं। ये साइन की वेव होती है, ये ये ऐसे जाएगी यार, ये कॉस की वेव होती है, ये ऐसे जाके ऐसे, है ना, ये साइन की। अरे यार कैसे बताऊं, अध्यारोपण करने का मतलब होता है एक के ऊपर एक रख देना। देखो ये साइन की वेव होती है, यहीं से मुझे देखो, अब कॉस की वेव कैसे होती है, ऐसे होती है ये, है ना। तो देखो इसको मैं यहाँ से करूँ स्टार्ट, है ना। तो देखो ये ऐसे जाएगी, है ना, ऐसे, और कैसे यार, इसमें पूरा थोड़ी ना घूम जाएगा। ये आधी है, आधी यहाँ से कट जाएगी, फिर यार ये यहाँ से यूं, कैसे कटती है यार ये वेव, समझ ही नहीं आ रहा। ये हो गई कॉस की वेव और ये अपनी हो गई साइन की वेव। मतलब कॉस और साइन की वेव जब आपस में अध्यारोपित हो जाती है तो एक दूसरे को बिल्कुल काट देती है और जीरो आ जाती है आंसर। अध्यारोपण का सिद्धांत का वो है ये कॉन्सेप्ट। मतलब जितना थीटा आगे होगा उतना वेव को, मतलब वो मैं सिखा दूंगा कल तुम्हें अध्यारोपण करना। वैसे अध्यारोपण करना क्या है यार, देखो अध्यारोपण देख लो, एक बार देख लो। x1 की समीकरण मान लो a1 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अध्यारोपण तब हो सकता है जब आवृत्ति समान हो। अगर किसी की आवृत्ति ही असमान है तो उसका अध्यारोपण कभी नहीं होगा। ये वाली बात तुम्हें याद रखना है। कारण, इसका कारण क्या है, कारण ये है भाई, अगर एक वेव फास्ट जा रही है, एक वेव फास्ट जा रही है, आवृत्ति अलग है, कोई वेव तो भाई ऐसे जा रही है और एक दूसरे की आवृत्ति ऐसी है, इसकी आवृत्ति तो ओमेगा, इसकी आवृत्ति अपन को टू ओमेगा है क्योंकि ये स्क्वायर वाली वेव है। तो अभी इन दोनों की आवृत्ति अलग अलग है, तो भाई ये कैसे अध्यारोपित हो सकती है, एक दूसरे पे नहीं होती है भाई। एक जैसी वेव ही एक दूसरे पर अध्यारोपित हो सकती है, तो आवृत्ति समान होनी चाहिए पहली बात। तो ये x1 है, ये x2 है, ये हो गया a1 a2 साइन ओमेगा टी प्लस ये फाइव है, ये फाइव टू है। मतलब उसका आवर्तकाल फिक्स होगा, आवृत्ति फिक्स होगी, मतलब ये वाला कंटेंट बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसका जो x रिजल्टेंट है अध्यारोपण के बाद जो लास्ट समीकरण आएगी वो होगी x1 प्लस x2। और पर उसे निकाला कैसे जाएगा, निकाला ऐसे जाएगा अपना वेक्टर वाले नियम से। कैसे, वेक्टर वाले नियम से। इसका वेक्टर वाला नियम लगाएंगे ना अपन, तो कैसे लगाएंगे, देखो x1 जोड़ो a1 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वन, ठीक है, प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टू। देखो ये क्या है, ये इसको थीटा समझो, एक बार के लिए समझ लो, बस एक बार के लिए समझ लो भाई। एक्स आर बराबर a1 साइन थीटा वन प्लस a2 साइन थीटा टू, ठीक है, साइन थीटा टू, बिल्कुल, है ना, साइन थीटा टू, है ना। तो ये देखो एक बार समझो, तो ये एक्स आर, इधर देखो a1 प्लस a2 साइन थीटा वन है, साइन थीटा टू है, इन दोनों का वेक्टर योग होगा और ये आएगा ए नेट, ए आर कह सकते हैं इसे, ए आर रिजल्टेंट, और ये साइन थीटा वन प्लस थीटा टू हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, थीटा वन प्लस थीटा टू, यानी टोटल थीटा कितना हुआ उसको लिख सकते हैं। बिल्कुल। तो अब ये कैसे लिखेंगे, देखो ऐसे लिखेंगे इसको। अब इसका देखो, इसको अपन इसको जोड़ें तो इसमें मतलब इसमें फाइव मत मानो, ये फाइव का अंतर है, मतलब फाइव मान लो, फाइव वन। तो एक्स आर जब रिजल्टेंट जोड़ेंगे तो इसका आएगा ए डैश और वो होगा साइन। अब इसमें देखो कॉमन क्या है ये, तो देखो ओमेगा टी प्लस कलांतर, टोटल कलांतर कितना हो गया, प्लस कलांतर टोटल हो गया फाइव वन प्लस फाइव टू, क्या हो गया फाइव वन प्लस फाइव टू। इसको मैं क्या मान लेता हूँ, फाइव मान लेता हूँ। तो जो एक्स रिजल्टेंट जो करंट आएगी उसकी ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये आ जाएगा। इसमें ए डैश कैसे निकाला जाता है, ए डैश निकाला जाता है ए वन का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव, कितना, ये जो फाइव है एंगल, ये परिणामी आयाम है, ये परिणामी कोण है भाई, कितना एंगल। और ऐसे ही जैसे अपन वेक्टर में उसकी दिशा लिखते थे ना टेन थीटा से, टेन थीटा, तो उसका जो टेन थीटा आएगा वो बी बी साइन फाइव बटे ए प्लस बी कॉस फाइव से निकालते थे। ठीक है, इसमें बी क्या है भाई, बी है ए टू और ए है ए वन, है ना। ए रिजल्टेंट थीटा अगर 90 डिग्री है तो ये तो जीरो हो जाएगा, ए डैश आ जाएगा ए वन का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर, वेक्टर वाले नियम से बिल्कुल। और इसमें थीटा 90 है तो साइन 90 की वैल्यू तो 1 हो जाती है, इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये तो हट जाएगा टेन, ये बी प्लस ए, क्योंकि ये तो हट जाएगा, ये बचेगा बी प्लस ए, बस। वो तो वो है वेक्टर वाला, मैं कल अच्छे से समझाऊंगा इसे, है ना।